देश के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की 218वीं पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि कारगिल युद्ध के एक नायक, सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर श्री संजय कुमार जी, माननीय विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी, श्री अशोक कोरी जी, राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री इंद्रेश विक्रम सिंह जी, राकेश प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, फिरोज गांधी स्मारक कॉलेज से जुड़े हुए प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी, महाविद्यालय के सभी यहाँ के प्राचार्य और अन्य जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं देश के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर नायक, जिन्होंने इस पूरे अवध क्षेत्र को लगभग 1.5 वर्ष तक अंग्रेजों की प्राधीनता से मुक्त करके आजादी का एहसास आजादी से 90 वर्ष पहले ही करा दिया था, ऐसे राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को उनकी 218वीं जयंती के अवसर पर नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि सूबेदार मेजर श्री संजय कुमार जी का, जिन्हें भारतीय सेना ने अपना सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया है। हम सब जानते हैं, युद्ध काल में अपना सर्वोच्च शौर्य और पराक्रम दिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को यह सम्मान मिलता है, और उसमें भी बिरले ही जो इतना उत्कृष्टतम प्रदर्शन करते हैं। कारगिल युद्ध इस देश पर पाकिस्तान के द्वारा 1999 में थोपा गया था। भारतीय सेना के लिए विषम परिस्थिति थी, लेकिन उन विषम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमारे सैनिकों ने इस अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया। उसकी परिणति थी कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पराक्रम के माध्यम से विजयश्री प्राप्त की और भारत विजयी हुआ था। पाकिस्तान एक बार फिर मुंह के खाने के लिए मजबूर हुआ था। आज यहां पर सूबेदार मेजर संजय कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनका शौर्य और पराक्रम हमारी वर्तमान पीढ़ी उससे अवश्य प्रेरणा प्राप्त करेगी। यहां पर स्मारक समिति ने अन्य महानुभावों को भी सम्मानित किया है, जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई सेवा के क्षेत्र में, कोई तकनीक के क्षेत्र में। उन सभी महानुभावों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी जो प्रतिभा है
उस प्रतिभा से अनेक वर्तमान हमारी पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करेगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश अपनी सदियों की गुलामी के दौरान कभी चैन से नहीं बैठा। देश के अलग अलग भूभाग में आजादी के लिए एक छटपटाहट देखने को मिलती थी, लेकिन संगठित लड़ाई नहीं हो पाती थी। हम सब मिलकर के, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी मिलकर के एक साथ विदेशी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकें, यह अवसर बहुत कम देखने को मिलता था, नहीं हो पाता था। और उसकी शुरुआत हुई थी 1857 में। यद्यपि देश हर समय लड़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान का जो संग्राम था वह उसी विदेशी हुकूमत के खिलाफ था। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, ये उसी विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए ही वह युद्ध था। और वह निर्णायक स्थिति हम सबके सामने आई थी 1857 को, जब एक साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, कहीं मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत भले बैरकपुर से प्रारंभ की गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि बनी। उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत होती है। कहीं धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ में दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए उस समय के विभिन्न प्रकार से उस प्रथम स्वातंत्र समर को, आंदोलन को नेतृत्व दिया जा रहा है। कहीं बलिया ने तो 1942 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 में इस लड़ाई को लेकर के जहां झांसी में इसको नेतृत्व दे रही थी, तो कानपुर बिठूर से तात्या टोपे के नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र समर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में, और अवध क्षेत्र में जिस अमर नायक ने इस प्रथम स्वातंत्र समर को नेतृत्व दिया था, वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, जिन्होंने 1.5 वर्ष तक इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करके उस कालखंड में आजादी का एहसास आजादी के 90 वर्ष पहले ही इस क्षेत्र के नागरिकों के अंदर करवा दिया था। और इस अवसर पर जब हम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को स्मरण कर रहे हैं, तो उनके अमर सेनानी वीरा पासी को कौन विस्मृत कर सकता है। वीरा पासी ने भी उनके साथ मिलकर के इस पूरे आंदोलन को एक रूप दिया। हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कहीं भी आजादी के लिए आजादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं, इसको लेकर के वे निरंतर लड़ते रहे, निरंतर कार्य करते रहे। 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर से जो आजादी की चिंगारी फूटी थी, वो निरंतर चलती रही। 1922 में गोरखपुर के चोरी चौरा में, 1925 के लखनऊ के काकोरी में, और ऐसे अनगिनत स्थानों पर 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, देश की आजादी के लिए आम जनमानस का, स्थानीय नेतृत्व और देश के नेतृत्व के एक आजादी की ये लड़ाई निरंतर जारी रही। और उसी की परिणति थी कि अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त होती है। आज जब हम यहां पर 218वीं जयंती पर आए हैं राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के, यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की साक्षी बने हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त
2022 को पूरे देश के प्रति अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने देश के नागरिकों को कुछ संकल्पों के साथ जोड़ने के लिए भी आगामी कुछ कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत की। आजादी हमें मिली, ये सच है। अनगिनत त्याग और बलिदान से, शौर्य और पराक्रम से आजादी मिली, ये भी सच है। आजादी के बाद इन 75 वर्षों में हमारे वीर सैनिकों ने भारत की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग और बलिदान दिया है, जिनमें से एक सैनिक यहां पर आज परमवीर चक्र विजेता के रूप में श्री संजय कुमार जी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इतने भर से कोई देश अपनी एक लंबी यात्रा के लिए तैयार माना जा सकता है? दुनिया की वर्तमान प्रतिस्पर्धा के साथ अगर हमें अपने आप को जोड़ना है तो हम सबको आज के साथ दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा के साथ अपने आप को खड़ा करना होगा। ये केवल सरकारें नहीं कर सकती। सरकार नेतृत्व दे सकती है, सरकार कार्य योजना बना सकती है। समाज का हर एक तबका जब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, तब हम उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। उसे प्राप्त करने में फिर हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश को आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से जुटने के लिए आह्वान किया है। कैसा भारत चाहिए हमें? जब ये देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस अवसर पर कैसा भारत चाहिए? एक सशक्त और समर्थ भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाने वाला भारत, गरीबी, किसी भी प्रकार की विषमता, अव्यवस्था, अराजकता से मुक्त भारत, और दुनिया के अंदर भारत की उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इन सभी सीमाओं को क्षुण्ण बनाए रखते हुए एक ऐसे भारत को जो दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे, विश्व मानवता के लिए शांति और सौहार्द का एक नया संदेश लेकर के चल रहा हो, ये वही भारत हमें चाहिए। लेकिन शांति और सौहार्द बिना शौर्य और पराक्रम के कभी नहीं आ सकती है। ये हर भारतवासी को सोचना पड़ेगा और इस दिशा से हम सबको उसकी तैयारी के लिए अपने आप को लगना पड़ेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 वर्ष पहले भी इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय भी मैं इन कार्यक्रमों के साथ जुटा था। लेकिन विगत 2-2.5 वर्ष आप सबने देखे हैं किस प्रकार के संक्रमण काल के दौर से पूरा देश और पूरी दुनिया और पूरी मानवता गुजरी है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने कैसे मानवता के सामने संकट खड़ा किया। दुनिया के अंदर लाखों लोग इस बीमारी से काल कलवित हुए, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना टिके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है। इस अनवरत यात्रा में आपने देखा होगा कि सरकार ने तकनीक का बेहतरीन उपयोग करते हुए आम जन तक अपनी संवेदनाओं को पहुंचाने का काम किया। अक्सर होता है जब हम तकनीक के जितने नजदीक होते हैं उतने ही तकनीक हमें संवेदनहीन भी बना देती है। लेकिन कोरोना कालखंड में तकनीक के साथ साथ सरकार की संवेदना जब दवा के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में, टेस्ट के रूप में, ट्रेस के रूप में और राशन के रूप में प्रत्येक गरीब तक पहुंचा है, तो स्वाभाविक रूप से भारत कोविड प्रबंधन का बेहतरीन केंद्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ये चीजें हमें दिखाती हैं तकनीक भले ही कितनी भी इंप्रूव हो जाए, कितनी भी बेहतरीन हो जाए, वह समाज की आवश्यकता है। लेकिन हम तकनीक के पीछे पड़ करके अपनी संवेदनाओं को न खो दें, यह भी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और उस संवेदना के साथ जोड़ते हुए किन कारणों से देश गुलाम हुआ था,
उस पर मंथन करते थे। आज कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज हम इस सभागार में हैं। यह एक महाविद्यालय है और मैं प्रदेश भर के सभी कॉलेजेस से कहूंगा, केवल डिग्री बांट देना हमारा काम नहीं। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान कर रहा है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? हम लोगों ने शोध को आगे बढ़ाने में हमेशा गुरेज रखा है। हम केवल अपने को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि स्थानीय स्तर पर हम लोग उन सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को ढूंढें जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में योगदान किया। मैं देख रहा था यहां पर कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। बीरा पासी को हम स्मरण करते हैं, वे उनके अमर सेनानी थे। लेकिन हजारों लोग जो शहीद हुए थे, हजारों सैनिक जो शहीद हुए थे प्रथम स्वतंत्र समर में, अवध क्षेत्र में, उनके नाम क्यों गायब हो गए? क्या ये शोध का विषय हमारे लिए नहीं बनना चाहिए? क्या हमने गांव गांव में जाकर के, स्थानीय स्तर पर जाकर के, क्या कभी इन सभी बातों को वहां पर जानने का अवसर प्राप्त किया? बहुत सारी जगहों में, लोक गाथाओं में, लोक गीतों में, लोक परंपराओं में, कथा में, वहां की परंपरा में, वहां की बोलचाल की भाषा में ये सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसको संकलन करने का दायित्व किसका? ये भी हमारी शिक्षण संस्थाएं अगर कर लें, केवल सरकार के भरोसे छोड़ करके नहीं कि जब सरकार किसी संस्था को जिम्मेदारी देगी तब हम करेंगे। ये तो हमारे हर स्कूल कॉलेजेस के जितने वहां के शिक्षक हैं, उनके फाइनल ईयर के जो छात्र हैं जिन्हें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। अलग अलग गांव को, अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग विकास खंड को, अलग अलग जनपदों को उसका केंद्र बिंदु बना करके, अब राजनीति का समय नहीं, अब कुछ ठोस कर गुजरने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में कुछ ठोस करने की व्यवस्था कर सके, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर सके, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे सकते हैं। विकास खंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, नगर निकाय के स्तर पर हम बता सकते हैं कि देखिए फलानी फलानी जगह ये महापुरुष थे, इन्होंने उस समय किया था, उसका प्रमाण ये है। बहुत सारी जगह ताम्रपत्र होंगे मौजूद, हमें उनको ढूंढने की आवश्यकता है। बहुत सारी जगह पुरानी पांडुलिपियां होंगी, हमें उन पांडुलिपियों को ढूंढने की आवश्यकता है। हमें बताने की आवश्यकता है कि कहां और किस रूप में ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। ऐसे अनेक वृत्तांत मिलते हैं। अभी मेरे पास एक माह पहले महाराष्ट्र से कुछ संत आए थे। उन्होंने मुझसे समय मांगा और लखनऊ पधारे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे आश्रम में एक बार पधारे। मैंने कहा देखिए मैं वहां कभी गया नहीं हूं, महाराष्ट्र में मेरे अनेक कार्यक्रम लगे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन आपका आश्रम कहां है? उन्होंने कहा नहीं, आपके पीठ से हमारे आश्रम के संबंध रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि कोई हमारे यहां से कोई व्यक्ति वहां कभी गया हो। उन्होंने कहा मैं अगली बार आकर के आपको उसके बारे में कुछ प्रमाण दूंगा। और फिर वह प्राचीन उन पांडुलिपियों को लेकर के आए, उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया, कहा कि मैं ये मराठी की कुछ पांडुलिपि आपको दे रहा हूं, आप इसकी प्राचीनता को एक बार जानिए और फिर इनमें जो कुछ लिखा है इसका हिंदी रूपांतरण करके पढ़ने के बाद तब फिर आप मुझे आमंत्रित करना। मैंने उनको पांडुलिपियों को मैंने यहां पर अध्ययन के लिए दिया। पुरातत्व विभाग को देने के बाद फिर मैंने उनका अध्ययन किया। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें 16वीं सदी से लेकर के और 19वीं सदी तक के जिन जिन गोरक्ष पीठ से जुड़े हुए संतों का वहां आगमन हुआ था, उन सब का वृतांत बड़े भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मराठी कवित्व
मैं उन छंदों में उन्हें गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया था और वह उसकी प्राचीनता, उसकी सभी चीज प्रमाणित होते हुए मेरे पास प्राप्त हुई। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा हाँ ये प्रमाणित हुआ है, मैं इस बात से संतुष्ट हूं। अगर एक संत इस प्रकार का कार्य वहां पर कर सकता है, क्या हमारे स्कूल कॉलेजेस नहीं कर सकते? हमारे विश्वविद्यालय नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। इतिहास के प्रति हम वर्तमान पीढ़ी को बताने के लिए कुछ कह पाएंगे। लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा होगी, हम उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। एक, इस कार्य पर जुटने की आवश्यकता। दूसरा, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ कर दे। कोई कारण नहीं कि जब ये देश अपनी आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न हो। कोई ताकत भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद, सबसे बेहतरीन प्रबंधन के बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था जानी जा रही है। हम सबका दायित्व भी तो कुछ बनता है। इसमें श्रमिक है, किसान है, नौजवान है, व्यापारी है, शिक्षक है, छात्र है, चिकित्सक है, अभियंता है, समाज के हर एक तबके को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की 218वीं जयंती कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह वह क्षेत्र उनका ऋणी है और उसी ऋण से ऋण के लिए ही हम लोग उनकी जयंती कार्यक्रम में या उनसे जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर इस बेसवारा क्षेत्र में हम लोगों को प्राप्त होता है। आज हम सबकी आवश्यकता है, हम सकारात्मक दिशा में सोचें, अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग एक सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए करें, समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करने के लिए करें। लोक कल्याण के पथ पर हमारा योगदान क्या हो सकता है, इस दिशा में करें। विकास के बारे में एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाएं। सरकार और समाज दोनों जब मिलकर के कार्य करने प्रारंभ करेंगे तो उसके परिणाम कई गुना ज्यादा दिखाई देंगे और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की स्मृति में जो स्मारक समिति बनी हुई है, इस स्मारक समिति और जिला प्रशासन यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के यहां पर एक भव्य ऑडिटोरियम के निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मेरा विश्वास है कि रायबरेली के विकास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से मैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी को और उस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी क्रांतिकारियों को, अमर सेनानियों को, डेरा पासी हैं, पंडित अमोल शर्मा के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था, मुंशी कालिका प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था, इससे पहले यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, अन्य बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। ये लड़ाई कभी थमी नहीं, ये निरंतर चलती रही और जिसकी परिणति थी कि अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के इस एहसास में हमें 75वीं आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 76वीं वर्षगांठ पर हम लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ, उत्साह और उमंग के साथ शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम आगामी अमृतकाल की इस कार्य योजना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे इस विश्वास के साथ। मैं एक बार फिर से सूबेदार मेजर संजय कुमार जी का और आज यहां पर इस स्मारक समिति ने जिन महानुभावों को सम्मानित किया है, इन सभी का हृदय से मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मेरा अनुरोध पूर्व विधायक श्री अजय पाल सिंह जी